Question answer. Um, what is the per question number one is what is the purpose of residual analysis in regression? रिग्रेशन में रेसिडुअल एनालिसिस का पर्पस क्या है? वही क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेसिडुअल एनालिसिस इन रिग्रेशन। तो चलिए समझते हैं, सबसे आसान भाषा में बिल्कुल कहानी के थ्रू समझते हैं। कहानी, रामू की एक चाय की दुकान है। रामू के पास चाय की दुकान है। वह रोज नोट करता है कि किसी दिन 50 कप चाय बिक रहा है, किसी दिन 70 कप, किसी दिन 30 कप। रामू सोचता है कि अगर मुझे पता चल जाए कि किस दिन कितनी चाय बिकेगी तो मैं दूध चीनी टाइम पे खरीदूं। उसने टेम्परेचर, मौसम के आधार पर एक रिग्रेशन मॉडल बताया। मॉडल कहता है कि अगर धूप होगी तो ज़्यादा चाय बिकेगा, अगर ठंड होगी तो कम चाय, ऐसा कहता है उसका। अब रामू कंपेयर करता है कि मॉडल ने कितने कप चाय का अंदाज़ा लगाया, प्रेडिक्टेड, और असल में कितने बिके। तो इन दोनों का जो अंतर होता है उसको हम लोग रेसिड्यूल कहते हैं। जो उसने प्रेडिक्ट किया था, जो उसका मॉडल था, वो जो प्रेडिक्ट किया था और जो असली में बिका था, इन दोनों का अंतर जो होता है वो रेसिड्यूल कहलाता है। जैसे कि उसने प्रेडिक्ट किया था कि 60 कप बिकेगा, लेकिन एक्चुअल में बिक गया 75 कप, तो रेसिड्यूल का अंतर कितना हो गया? 15 कप। रेसिड्यूल एनालिसिस क्यों ज़रूरी है? रेसिड्यूअल एनालिसिस ऐसा है जैसे डॉक्टर मरीज की रिपोर्ट देखकर बताता है कि शरीर में क्या गड़बड़ है। रिग्रेशन मॉडल भी एक मशीन है, रेसिड्यूअल एनालिसिस बताता है। ठीक है ना? रिग्रेशन मॉडल क्या है कि रेसिड्यूअल का एनालिसिस बताता है, मॉडल ठीक काम कर रहा है कि नहीं। अगर रेसिड्यूअल छोटे छोटे हैं तो यानी कि मॉडल अच्छा है। जैसे कि अंतर जो है बहुत कम निकल रहा है, एक दो का निकल के आ रहा है, तो मॉडल अच्छा है। अगर रेसिड्यूअल बड़े और अजीब पैटर्न वाले हैं तो यानी कि मॉडल खराब है। कोई पैटर्न तो नहीं है ना, मतलब कि अगर रेसिड्यूअल ऊपर नीचे रैंडम हो तो मॉडल मॉडल ठीक है। जैसे कि थोड़ा-सा ऊपर नीचे हो गया तो ठीक है। अगर रेसिड्यूअल एक लाइन या कर्व की तरह दिखे, ऊपर नीचे रैंडम हो तो ठीक है। एक लाइन कर्व पूरा ऊपर से नीचे की तरह हो गया, मतलब मॉडल गलत रिश्ते को पकड़ रहा है, ठीक है ना? अब है कि आउटलायर ढूँढना। अगर कोई रेसिड्यूअल बहुत बड़ा हो, जैसे 100 कप का फ़र्क, तो इसका मतलब है कि डाटा गलत था या बहुत गलत अलग था, ठीक है? इसे आउटलायर्स कहते हैं। आउटलायर समझ में आ गया? जैसे कि 100 कप का अंतर हो गया, 5, 10, 20 नहीं, 100 कप का अंतर हो गया, तो इससे मतलब होता है कि डाटा गलत था या बहुत ही ज़्यादा अलग था। मॉडल की बीमारी को पकड़ना, रेसिड्यूअल एनालिसिस बताता है कि वेरिएंस बराबर है या नहीं, मॉडल लीनियर है या नहीं, एरर्स नॉर्मल है या नहीं। अगर यह सब गलत हो तो मॉडल को सुधारना पड़ेगा। तो वही कंक्लूजन क्या हम लोग का बताता है कि रेसिड्यूअल एनालिसिस हमारे बताता है कि हमारा रिग्रेशन जो मॉडल है वो सच बोल रहा है कि नहीं, उसमें किस तरीके की दिक्कत है, अगर है तो उसको समझना है, ठीक करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है। तो पता चल गया पर्पस ऑफ रेसिड्यूअल एनालिसिस इन अ रिग्रेशन, बिल्कुल अच्छे से पता चल गया, ये कहाँ क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि व्हाई डू यू इंटरप्ट द पी वैल्यू इन रिग्रेशन एनालिसिस? व्हाई डू यू इंटरप्ट द पी वैल्यू इन रिग्रेशन एनालिसिस? कहानी के थ्रू समझते हैं। शिक्षक और छात्र, एक स्कूल में शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रिंसिपल पूछता है क्या ये टीचर सच में बच्चों के मार्क्स बढ़ा रहे हैं? तो इसके लिए टेस्ट किया गया। अगर फर्क बहुत वास्तविक हुआ तो शिक्षक इफेक्टिव है, यदि फर्क बस संयोग चांस से हुआ तो शिक्षक इफेक्टिव नहीं है। इस तरह रिग्रेशन में हमें चेक करना होता है। जैसे कि स्कूल में पढ़ाते हैं तो टेस्ट लिया, क्या ये टीचर सच में बच्चों के मार्क्स बढ़ा रहा है, तो ये हो गया रिग्रेशन में चेक करना होता है। तो क्या प्रेडिक्टर सच में असर कर रहा है या बस किस्मत में फ़र्क दिख रहा है? तो यह पता लगाने के लिए पी वैल्यू होती है कि या सच में मतलब ये प्रेडिक्टर सच में असर कर रहा है या बस किस्मत में फ़र्क दिख रहा है, तो इसको करने के लिए पी वैल्यू होती है। पी वैल्यू का मतलब आसान भाषा में क्या होता है कि अगर प्रेडिक्टर का कोई असर नहीं होता, अगर कोई प्रेडिक्टर है उसका कोई असर नहीं होता, एक स्पेशल वक़्त उसका कोई असर नहीं होता, तो इतना सिर्फ़ किस्मत के आने की कितनी संभावना है? तो इतना असर सिर्फ़ किस्मत से आने की कितनी संभावना है? पी वैल्यू कम है तो असर सच में है, पी वैल्यू कम है तो अगर पी वैल्यू ज़्यादा है तो असर सिर्फ किस्मत से भी आ सकता है। पी वैल्यू अगर कम है तो असर सच में है, और ज़्यादा है तो इतना किस्मत से आ सकता है। रिग्रेशन में क्यों ज़रूरी है? रिग्रेशन में क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि कौन-सा फैक्टर सच में असर कर रहा है, कौन-सा फैक्टर बेकार है, कौन-सा फैक्टर मॉडल में रखना है, कौन-सा हटाना है, ठीक है? जैसे बारिश, तापमान, त्योहार, दिन, इसमें से कौन-सी चाय की बिक्री बढ़ाता है, यह पी वैल्यू से पता चलता है। तो ये समझ में आ गया कि व्हाट इज़ द इंटरप्ट पी वैल्यू इन अ रिग्रेशन एनालिसिस, व्हाई डू यू इंटरप्ट? ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया? क्यों इंटरप्ट किया जाता है, इस तरीके से पता करने के लिए, जो भी मॉडल होता है उसको करने के लिए। तो चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टेप वाइज़ रिग्रेशन? पर्पस क्या है स्टेप वाइज़ रिग्रेशन का? तो कहानी है, सब्ज़ी वाला एक ज़रूरी सामान, एक सब्ज़ी वाला दुकान में 20 चीज़ें रखता है लेकिन बिक्री सिर्फ 6 से 7 चीज़ों की होती है। वह सोचता है कि कौन-सी चीज़ें ज़रूरी है और कौन-सी फालतू। वह एक-एक आइटम देखता है, कौन ग्राहक खरीदता है, कौन नहीं खरीदता है, एक-एक करके कुछ जोड़ता है, कुछ हटाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टेप वाइज रिग्रेशन कहलाती
बताती है। इसका पर्पस क्या होता है कि बेस्ट प्रेडिक्टर चुनना, जो सच में असर करते हैं वही रहेंगे। बेकार प्रेडिक्टर हटाना, जो सिर्फ जगह घेरे हैं उनको हटा देना, ठीक है। मॉडल को सिंपल, फास्ट, पावरफुल बनाता है और ओवर फिटिंग से बचाता है। ऑटोमेटिकली सही वेरिएबल चूज करना, ऑटोमेटिकली जो होता है वो सही वेरिएबल चूज हो जाता है, ठीक है। अब चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, तो देखिए कहानी नींबू पानी की दुकान से हम लोग समझ देंगे बिल्कुल आसानी से। अगर आप केवल एक चीज से बिक्री का अंदाजा लगाते हैं, जैसे कि तापमान से नींबू पानी की बिक्री, तो प्रेडिक्टर क्या हो गया, एक इफेक्ट। और मल्टीपल लीनियर, जैसे कि आप कई चीजों से, तापमान, दिन रविवार, भीड़ कितनी, दुकान का स्थान, कई प्रोडक्टर, कंबाइन इफेक्ट। तो इस तरीके से जब आप मल्टीपल इफेक्ट, जैसे कि क्या क्या है हमारा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो वही हो गया कई प्रेडिक्टर कंबाइन इफेक्ट। तो वही सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल, सिर्फ एक प्रेडिक्टर है तो सिंपल रिग्रेशन, कई प्रेडिक्टर होते हैं तो मल्टीपल रिग्रेशन। इसमें रिलेशन सिंपल होता है सिंपल रिग्रेशन में। और जो हम लोग का मल्टीपल रिग्रेशन है, इसमें रिलेशन कम्प्लेक्स होता है, इसको जो समझना होता है वो ईजी होता है। और जो मल्टीपल होता है वो थोड़ा कम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं, कई प्रेडिक्टर है तो थोड़ा सा जो सिंपल है उसमें एक ही प्रेडिक्टर होता है तो डाटा कम चाहिए, मल्टीपल है तो ज़्यादा डाटा चाहिए। ठीक है। एक फैक्टर का असर होता है सिंपल रिग्रेशन में, लेकिन जो मल्टीपल रिग्रेशन होता है इसमें कई फैक्टर का असर होता है। अब हमारा चैप्टर नंबर 5 है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरेक्शन टर्म इन अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो मल्टीपल रिग्रेशन में इंटरेक्शन टर्म का पर्पस क्या है, तो कहानी चीनी प्लस इलायची वाली चाय से समझते हैं। मान लीजिए कि चाय की बिक्री टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन अगर बारिश भी हो रही है तो टेम्परेचर का प्रभाव दुगना हो सकता है, यानी दो फैक्टर मिलकर असर कहते हैं। तो इसको हम लोग इंटरेक्शन कहते हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। लेकिन मल्टीपल रिग्रेशन तो असर हो ही रहा है। मान लो चाय की बिक्री टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन अगर बारिश भी हो रही है तो टेम्परेचर का प्रभाव क्या हो गया कि दोगुना हो गया, यानी कि दो फैक्टर मिलकर असर कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इंटरेक्शन टर्म बताती है दो प्रेडिक्टर अकेले क्या करते हैं, ठीक है ना, दो प्रेडिक्टर अकेले क्या करते हैं और मिलकर क्या असर डालते हैं, जैसे एक्सपीरियंस इंटू एजुकेशन, प्राइस इंटू फेस्टिवल, रेनफॉल इंटू टेम्परेचर। इस तरीके का इंटरेक्शन टर्म मॉडल से ज्यादा रियल और एक्यूरेट बनाती है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का कि हाउ कैन यू एसेस द गुडनेस टू फिट द रिग्रेशन एनालिसिस। तो गुडनेस ऑफ फिट का मतलब है कि मॉडल जो है डाटा को कितना अच्छा फिट करता है। इसे मापने के तरीके कौन-कौन से हैं, बताता है कि मॉडल ने टोटल वेरिएशन का कितना हिस्सा एक्सप्लेन किया। जो आर मॉडल ने टोटल वेरिएशन का कितना हिस्सा एक्सप्लेन किया, एडजस्टेड आर स्क्वायर। मल्टीपल रिग्रेशन में ज़्यादा सही अननेसेसरी प्रेडिक्शन को दंड पेनल्टी देता है। फिर रेसिड्यूल रैंडम गुड फिट, अगर पैटर्न है ज़्यादा चेंज हो रहा है तो बैड फिट। आरएसीएम यह एरर की एवरेज वैल्यू बताते हैं, कम हो तो मॉडल अच्छा है। एफ टेस्ट पूरे मॉडल की यूजफुलनेस चेक करता है। क्रॉस वैलिडेशन एरर मॉडल नए डाटा पर कैसा काम करेगा ये बताता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो कहानी आलू और कीमत की मांग से समझते हैं। रिग्रेशन का मकसद होता है एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल का रिलेशन समझना और फ्यूचर प्रोडक्शन करना। सिंपल लीनियरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है दो चीजों का रिलेशनशिप का पता लगाना। जैसे तापमान डिक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है तो बिक्री भी इंक्रीज होगा। प्रेडिक्ट कल 40 डिग्री होगा तो कितनी चाय बिकेगी, आज 8 भी, जैसे 1 डिग्री बढ़ने पर कितने कप चाय बिकेंगे। इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन, व्हाट आर द की एजम्पशन ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो आसान भाषा में समझते हैं कि लीनियर जो रिलेशनशिप होता है, यानी रिलेशन सीधी लाइन जैसा कर्व ही नहीं होता है। जैसे ड्यूअल का मीन्स जीरो होता है, इक्वल वेरिएंस होता है, होमोस्टैटिक एरर की स्प्रेड समान हो, नो मल्टीकुलर प्रेडिक्टर एक दूसरे की नकल ना हो, जैसे हाइट और इंचेस दोनों डाल दिए गए हों। रेसिड्यूअल इंडिपेंडेंट होता है, रेसिड्यूअल लगभग नॉर्मल होता है ताकि इन्फेरेंस पी वैल्यू सीएल सही हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर्ड। कहानी काम का कितना हिस्सा मॉडल समझ पाया है, ठीक है ना, यही होता है कि काम का कितना। मान लीजिए कि 100% वेरिएशन था चाय बिक्री में और आर स्क्वायर इक्वल टू 0.8, यानी कि मॉडल 80% वेरिएशन समझा जा सकता है। यानी कि आर स्क्वायर जितना ज्यादा होगा मॉडल उतना अच्छा होगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यानी मॉडल बेकार, 1 इज इक्वल टू मॉडल परफेक्ट रेयर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाउ इज मल्टीक्लोनरिटी डिटेक्टेड इन अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो मल्टीक्लोनरिटी मतलब प्रेडिक्टर एक दूसरे की नकल कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि हाइट, सेंटीमीटर, इंचेस दोनों एक ही बात है ना। तो डिटेक्टिव मेथड, जैसे कि वीआईपी जो होता है 5 से इंक्रीज होता है तो कुछ गड़बड़ हो गया, और अगर वो 10 से ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो बहुत ज़्यादा कोलिनिरिटी है, ठीक है ना। कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या होता है, वेरिएबल आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेटेड होते हैं, 0.8 प्लस अगर हो गया तो। कॉफिशिएंट अनस्टेबल, जरा सी डाटा चेंज पर कॉफिशिएंट बदल जाते हैं। हाई स्टैंडर्ड एरर, कॉफिशिएंट एसी स्टैंडर्ड एरर्स बहुत बड़े होते हैं। अनएक्सपेक्टेड साइंस जो होते हैं, जैसे कि सोचा था कि प्राइस इंक्रीज करेगा तो सेल्स डिक्रीज हो जाता है, प्राइस इंक्रीज करता है
तो सेल्स डिक्रीज हो जाता है, पर रिग्रेशन दिखा रहा है कि सेल्स इंक्रीज। यह भी कोलिनिटी की वजह से हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया। ऑल क्वेश्चन आंसर ऑफ बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एंड रेगुलर। चैप्टर 2 ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, subject is introduction to business analytics, and the chapter name is predictive analysis, and all assessment is complete self assessment question.